गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह क्या काम करता है, यानी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इन सारे टॉपिक्स पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा नोटिफिकेशंस, न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आप इन फिगर्स में देख रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर की आत्मा होता है जो सारे काम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प के हो नहीं सकते। आगे इसको डिटेल से जानते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में, जैसे विंडोज है, लाइनक्स है, फ्री बी एस डी है, रेड हैट है, मैक ओ एस है। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आपने बहुत सारे देखे भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? सभी लोग अच्छे से वाकिफ होंगे क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे शार्ट में हम ओएस भी कहते हैं। ओएस दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल काम नहीं कर सकता। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के कामों को संचालन करता है, यानी यूजर, जो यूजर होता है, उपयोगकर्ता होता है, और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है और एक दूसरे को जोड़े रखता है। इसे कंप्यूटर की आत्मा भी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में यूं कहें तो एक आधार है जिसकी वजह से सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काम करते हैं। जितने भी हार्डवेयर होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, क्रोम, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक मकान बनाना है, आपके पास ईंट, गारा, गिट्टी सब कुछ है, सीमेंट सब है, लेकिन अगर जमीन नहीं है तो कैसे काम करेंगे? तो ये बिल्कुल आत्मा है आपका कंप्यूटर। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के एक खाली डिब्बा है, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर उपकरण स्वयं अपने बल पर कार्य नहीं कर सकते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो इनके बीच में जो तालमेल स्थापित करता है, जो तालमेल बिठाता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा संचालित होते हैं। जिस प्रकार ऑर्केस्ट्रा में एक म्यूजिक ऑर्गेनाइजर के इशारे पर जो विभिन्न वाद्य बजाते हैं, आपने देखा होगा, एक ऑर्गेनाइजर होता है और बहुत सारे लोग वादक बैठे रहते हैं अपने अपने यंत्र लिए हुए। तो जिस तरह से उसके इशारे पर सभी वाद्य बजाते हैं और एक सामूहिक प्रस्तुति देते हैं, ठीक उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए जाने वाले सिग्नलों के अनुसार कंप्यूटर के उपकरण अपना अपना कार्य संयुक्त रूप से किसी निश्चित कार्य को पूरा करते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, सीधे मोटा माटी ये जान लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की आत्मा है और बिना आत्मा के आप शरीर का संचालन नहीं कर सकते।
तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर किसी प्रकार का वर्क नहीं कर सकता। अब नेम ऑफ मैन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने सुने होंगे, जिसमें सबसे लोकप्रिय है विंडोज ओएस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मैक ओएस, ये थोड़ा सा महंगे होते हैं, एप्पल वालों के हैं। लाइनक्स ओएस, ये पुराने हैं, चलाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ओबंटू, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है। iOS, MS DOS, सिम्बियन ओएस, ये सब MS DOS वगैरह, सिम्बियन ओएस, ये पुराने ओएस हैं। और MS DOS जो कमांड के थ्रू चलता था। तो ये सब मैन ओएस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब देखें नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्या है। वो आप पहले ही समझ गए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई संचालन नहीं किया जा सकता है। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम संपूर्ण कंप्यूटर का एक नियंत्रण एवं संचालन करता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर का प्रबंधन किया जाता है, फुल मैनेजमेंट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर आसानी से कार्य करने की योग्यता देता है। जो भी आपको वर्क करना है वो इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूजर फ्रेंडली होता है। वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको देता जाता है, आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक यूजर है। अब यूजर कोई भी इंस्ट्रक्शन देगा, एप्लीकेशन करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा, फिर हार्डवेयर में जाएगा। इसी तरह ये हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर यानी कोई भी हार्डवेयर आपका कीबोर्ड वगैरह से जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और फिर यूजर तक आएगा। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम सारी क्रियाएं करता है। यूजर टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम टू हार्डवेयर, हार्डवेयर दैट मीन्स आपकी स्क्रीन, स्क्रीन से आप देख रहे हैं। अब फिर देखिए, अगर आप हार्डवेयर से यानी इनपुट कराते हैं कोई, यानी कीबोर्ड से आप इनपुट कराते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है, एप्लीकेशन प्रोसेस होता है और फिर यूजर तक आपके हार्डवेयर से आप स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर सम मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्क करता है, जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप देख रहे हैं ये बहुत सारे वर्क करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत सारे काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो इतने सारे वर्क करता है। अब मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करने का जो प्रोसेस है वही मेमोरी मैनेजमेंट बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी जिसे हम रैम के नाम से जानते हैं, पिछले आपने पढ़ा है, जो वोलेटाइल होती है। हम कंप्यूटर से जो भी काम करते हैं उसे टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं। जैसे जो काम अचानक होता है वो टेम्पोररी मेमोरी होता है। और मेन मेमोरी में वर्ड्स या फिर बिट्स के बहुत सारे एरे होते हैं, जिसे हर एक अपना, जिसका अपना एक एड्रेस होता है। तो इन सब चीज़ों को ये मैनेज करता है। मेन मेमोरी जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है और सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जब हम किसी सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, उसमें मेमोरी होना जरूरी है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट है आपका। अगर आप प्रोसेसर मैनेजमेंट या डिवाइस मैनेजमेंट की बात करते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट की बात करेंगे
तो आपको पता है आपकी सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो काम करता है वो ड्राइवर करता है। आपको ड्राइवर इंस्टॉल यानी विंडोज 7 ओएस जो होता था उसमें आपको विंडोज 7 तक जितने भी थे उसमें आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो इन इन सब का जो मैनेजमेंट, हाँ, और जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अब आया है विंडोज 10, इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब काम आपके जितने भी उसमें हार्डवेयर लगे हुए हैं, चाहे इंटरनल हार्डवेयर हो चाहे एक्सटर्नल हार्डवेयर हो, सभी डिवाइस का मैनेजमेंट करता है। अगर फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइल को आसानी से प्रयोग करने के लिए हम फ़ोल्डर बनाकर उसके अंदर रख देते हैं। आप देखते ही होंगे कि आपके जो इधर-उधर जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, आप उसमें क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना देते हैं और फ़ोल्डर बना के उसमें फ़ाइल कैटेगरी वाइज़ उसमें रख देते हैं। और तो डायरेक्टरी को हम फ़ोल्डर भी बोलते हैं। तो फ़ोल्डर के अंदर और भी फ़ोल्डर और फ़ाइल बनाकर रखते हैं। तो इस तरह के जो बहुत सारे जो काम हैं, ये सब ओएस करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं हम, जब हम कंप्यूटर उपयोग करते हैं तो इसके लिए कंप्यूटर हमें सिक्योरिटी भी देता है। हम अपने यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसे पासवर्ड उसमें पासवर्ड डालकर सेव भी कर सकते हैं। देखते होंगे ना, आप यूजर लिख के आता है, आप अपना नाम लिख देते हैं, सिंगल यूजर या गेस्ट वाला यूजर भी आप उसमें कर देते हैं। तो इस तरह से ये सिक्योरिटी देने का भी काम करता है, यानी पर्सनल यूजर भी आप उपयोग कर सकते हैं और गेस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ओएस ये काम आपको सिक्योरिटी देने का भी काम करता है। आप उसमें पासवर्ड डालते हैं तभी आपका जो सिस्टम है वो ऑन होता है। और आप बहुत सारे पर्सनल डेटा को लॉक कर सकते हैं, आसानी से छिपा के रख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सारी ये सुविधा देता है। आप देखते हैं फाइल को हाइड करने का भी ऑप्शन आता है, आप फाइल को हाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये सिक्योरिटी देने का भी काम करता है। अब बात करें कंट्रोल ओवर सिस्टम मैनेजमेंट की, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस की। तो कभी-कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कोई प्रोग्राम शुरू करना चाहा होगा और वो थोड़ी देर बाद शुरू हुआ, या किसी फाइल को आपने स्टोर करने की कोशिश की हो, वो बहुत देर तक प्रोसेस कर रही होगी। तो इन सभी जो जो ये डिलेज होती हैं, यानी देरी होती है, इन सब डिलेज को ओएस रिकॉर्ड करता है और किसी प्रोसेस को पूरा सिस्टम में कितनी देर बाद रिस्पॉन्स किया, ये ये सब वो कंट्रोल करता है, सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है और उस हिसाब से काम करता है। तो ये आपका कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंसेस। अगर हम एरर डिटेक्टिंग एड्स की बात करें तो काम करते बहुत बार सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है काम करते करते हैंग हो जाते हैं। आपने देखे होंगे कि फ़ोन आजकल हो जाते हैं तो बहुत काम करते करते वो हैंग हो जाते हैं। और ये भी होता है कि कुछ एरर होने की वजह से बीच में ही सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, ऐसा बहुत आपने देखने को मिला होगा। तो इन सारी एरर्स को ओएस ट्रैक करता है, इन सारी एरर्स को ओएस ट्रैक करता है और ट्रैक करने के बाद उनमें कोऑर्डिनेशन बैठाता है, यानी एरर को डिटेक्ट करता है। आपने देखा होगा फाइल एरर आ जाता है तो ओएस उस पे सर्च करने लगता है, आप उसको फिक्स करते हैं। तो इस तरीके से एरर डिटेक्टिंग का भी काम ओएस का होता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम लैंग्वेज काम करते हैं उनके और यूजर के दिए हुए कमांड और इनपुट के आधार पर समझता है और उसमें उसको
वर्गीकृत करता है। जैसे हम ए टाइप का कोई काम करते हैं उसे सिस्टम 01 कोड के अनुसार समझता है। तो इस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन बनाता है। सिक्योरिटी तो हो ही गई। जॉब अकाउंटिंग विभिन्न नौकरियों और यूजर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले समय और रिसोर्सेज पर नजर रखता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर बहुत सारे फंक्शंस करता है जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है, यूजर इंटरफेस का आपके लिए बनता है, डिस्क मैनेजमेंट करता है, नेटवर्किंग करता है, सिक्योरिटी करता है, एरर डिटेक्टिंग करता है। तो इस तरह से बहुत सारे काम आपका ओएस करता है। बिना ओएस के किसी भी कंप्यूटर में कोई भी काम करना पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले आप मार्केट में जब खरीदने जाते हैं लैपटॉप या पीसी, तो आप बात करते हैं कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज है, विंडोज 8 है, 7 है कि 10 है। तो वो वही ऑपरेटिंग सिस्टम यानी संचालन करता, कमांडर ऑफ शिप होता है ये, कि जिस तरह से आप एक शिप में बैठे हुए हैं, अगर उसमें कोई कमांडर नहीं है तो वो कहाँ जाएगा। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी वर्क नहीं हो सकता कंप्यूटर के अंदर। अब बात करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। बहुत सारे टाइप होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के और बहुत देखेंगे, लेकिन कुछ मैंने महत्वपूर्ण आपके लिए ये देखे हैं, जैसे बैच प्रोग्रामिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूजर से सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है और उस बैच को पंच कार्ड आपने पढ़ा है पीछे कि ये डिजिटल डेटा को स्टोर करता है, जो में स्टोर कर दिया जाता है और पंच कार्ड को ऑपरेटर को दे दिया जाता है और यह ऑपरेटर पंच कार्ड को कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देता है और कंप्यूटर जब तक उस कार्ड में से क्रमबद्ध तरीके से जॉब को पूरा करता है। आप ये देख रहे हैं, ये यूजर्स हैं, ये यूजर्स हैं। अब यूजर्स कोई जॉब दे रहे हैं, ये जॉब दे रहे हैं, तो यहां इसमें एक ऑपरेटर होता है। वो ऑपरेटर क्या करता है, इन जॉब्स का एक बैच बना देता है जैसे ये, और बैच बना के फिर वो प्रोसेसिंग के लिए इधर कंप्यूटर में आता है, आप तक पहुंचता है। तो ये आपका इस तरह से काम करता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि किसी जॉब को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये सीधे इंटरेक्ट नहीं करता यूजर से। तो बैच सिस्टम के प्रोसेसर ही जानते हैं कि लाइन में लगे हुए जॉब को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। इस सिस्टम को बहुत सारे यूजर शेयर कर सकते हैं, ये अगला एडवांटेज है। बैच सिस्टम आइडल टाइम बहुत कम होता है। इस सिस्टम में बार बार बड़े कामों को आसानी से मैनेज करने की कैपेसिटी होती है। बात कर ली हमने एडवांटेजेस की, अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो कंप्यूटर और यूजर के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, ये तो आपने देखा ही है, इसमें यूजर और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर को बैच सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होना जरूरी है। बैच सिस्टम को डिबग करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और हाँ, ये सिस्टम बहुत महंगे भी होते हैं। जब कोई जॉब
एक बार फेल हो जाता है तो उसे दोबारा कंप्लीट करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। उसके कंप्लीट होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब बात करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि ये नाम से ही शो हो रहा है आपका, कि ये जो सिस्टम है ये सर्वर पर रन करते हैं, ये सर्वर पर काम करते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर के सर्वर स्लो है, सर्वर नहीं चल रहा है, तो ये सब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सर्वर पर रन करते हैं, जिनमें डेटा, यूजर, ग्रुप्स, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी और बाकी सभी नेटवर्किंग सिस्टम को मैनेज करने की कैपेसिटी होती है। किसी भी काम में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां बहुत सारे कंप्यूटर, किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे कंप्यूटर दिखेंगे जो कि आपस में एक प्राइवेट नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आपने देखा भी होगा, कहीं से भी साइबर कैफे में ही आप जाइए तो वो कहीं से भी किसी से भी प्रिंट निकाल देता है, कहीं से भी लॉगिन कर देता है, एक फाइल दूसरे फाइल पे चली जाती है। तो इस तरह के सर्वर के ऊपर काम करते हैं। यहाँ यही चीज लिखा है कि इसमें आप फाइल, प्रिंट, लॉगिन किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। इस ओएस के उदाहरण हैं विंडोज एनटी, पहले आता था, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, लाइनेक्स, यूनेक्स, मैक ओएस इत्यादि। ये आप देख रहे हैं, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फिगर है। ये मशीन ए, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के थ्रू जुड़े होते हैं। फिर नेटवर्क सर्विस यहाँ होती है, नेटवर्क सर्विस, और यहाँ एक नेटवर्क होता है और इससे ये सब सिस्टम जुड़े हुए हैं। ये सारे सिस्टम इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये नेटवर्क से सब जुड़े हुए हैं, तो कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। मशीन ए, बी, सी कितनी भी हो सकती हैं, मशीन दैट मीन सिस्टम्स कितने भी हो सकते हैं, और नेटवर्क ओएस सर्विस के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। क्लियर? तो ये आपने देखा। अब इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अच्छा, एक उदाहरण देख लो कि अगर मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करता हूं, यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम हैं और सभी एक सर्वर से जुड़े हैं, और इस सर्वर पर स्टोर किए फाइल्स हम कहीं भी खोलकर इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी किसी भी सिस्टम से हम सर्वर पर रखे फाइल में काम कर लेते हैं। यहाँ तक कि प्रिंट निकालने के लिए भी किसी भी सिस्टम में जाकर हम कॉमन प्रिंटर से प्रिंट निकाल लेते हैं। इसके अलावा एक ही लॉगिन आईडी को किसी भी सिस्टम में लॉगिन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। आशा है कि आप समझ में आ गया होगा कि ये सर्वर के माध्यम से जुड़े रहते हैं। हम कहीं से भी उस सर्वर पर लॉगिन करके अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज, इसके सेंट्रलाइज सर्वर बहुत स्थिर होते हैं। इसमें एक सेंट्रलाइज सर्वर की जरूरत होती है, और वो अगर सही से वर्क नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। क्योंकि आप जैसे किसी बैंक में जाते हैं, वो कहते हैं सर्वर डाउन है, तो जो सर्वर होता है वो सर्वर देखिए कहाँ लगा होगा, मुंबई लगा है कि कहाँ लगा है, और सारे कंप्यूटर उससे अटैच होते हैं सभी बैंक के। सपोज आप पीएनबी में गए तो सारे पीएनबी के कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होते हैं, और कहीं का भी खाता आपका आपका सपोज आपका दिल्ली में अकाउंट है, और आप जबलपुर की बैंक में जाके अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ का मैनेजर आपकी सारी डिटेल उसमें देख सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सेंट्रलाइज सर्वर से जुड़ा होता है, और ये सर्वर बहुत ही स्थिर होते हैं। सारे सिक्योरिटी इश्यूज को सर्वर से मैनेज किया जाता है। जितने भी सिक्योरिटी इशू हैं उनको सर्वर से मैनेज किया जाता है। कोई भी जो नया अपडेट होता है सभी कंप्यूटर में इंप्लीमेंट आसानी से कर लिया जाता है।
आप किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वीएनसी की मदद से रिमोटली एक्सेस करके काम कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि कभी कभी जैसे आपका लैपटॉप कुछ गड़बड़ हो जाए, आप कंपनी को फोन करेंगे, कस्टमर केयर को, तो वो आपका सिस्टम रिमोट पर लेके वहीं से ठीक कर देगा अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। हार्डवेयर के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके सिस्टम को रिमोट पर लेकर के और वहीं से उसको ओके कर देगा। अब डिसएडवांटेज, इसमें जो उपयोग होने वाले जो सर्वर हैं वो बहुत महंगे होते हैं और हर तरह के ऑपरेशन के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम पर डिपेंड रहना पड़ता है। कोई भी ऑपरेशन विदाउट सर्वर के, विदाउट सेंट्रलाइज सिस्टम के आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। और इनका मेंटेनेंस रेगुलरली होना जरूरी है और मेंटेनेंस महंगा भी है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब अगला हमारा बात करेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हर टास्क को पूरा करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है ताकि हर टास्क को स्मूथली पूरा किया जा सके। इसमें हर यूजर सिंगल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो इससे सीपीयू को टाइम दिया जाता है। इस सिस्टम को मल्टीटास्किंग सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें जो टास्क होता है वो सिंगल यूजर से भी हो सकता है और मल्टी यूजर से भी हो सकता है। क्लियर? इसमें हर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे क्वांटम बोलते हैं। जो लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको पता होगा, जो भी टाइम लगता है उसे क्वांटम बोलते हैं। और हर टास्क को कंप्लीट करने के बाद ये अगले टास्क को शुरू कर देता है। जैसे कि यूनिक्स वगैरह, ये सब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, हर टास्क को पूरा करने के लिए बराबर मौका दिया जाता है। इसमें हर टास्क को पूरा करने के लिए बराबर मौका दिया जाता है। सॉफ्टवेयर के डुप्लीकेशन होने के बहुत कम चांस होते हैं। सीपीयू आइडल टाइम को इसमें कम किया जा सकता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? इसमें रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। ये सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिलायबल नहीं होता कि कोई काम कितने समय में कर देगा। ये थोड़ा सा रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। हर एक को इसमें सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं होते हैं। इसमें डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम कॉमन है, यानी डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम इसमें बहुत कॉमनली डिटेक्ट होती है। अगली बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की दुनिया में जो इस तरह के सिस्टम हैं वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए हैं। इसी पूरी दुनिया ने अपनाया है। जब बहुत सारे ऑटोनोमस यानी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को जोड़कर एक सिंगल सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सारे कंप्यूटर एक ही जगह पर हों, ये अलग अलग जगह रहकर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये स्पेस में जो आपका रॉकेट वगैरह यूज होता है और मेडिकल फील्ड में, तो इस तरीके की बहुत सारी जगह काम आता है। और ये कैसे लैन और बैन तो आपने सुना ही होगा, लैन बैन से कनेक्ट होते हैं। अब लैन क्या होता है? जब बहुत सारे कंप्यूटर एक ही जगह होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इसे लैन डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम कहते हैं।
यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसे क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ही जगह होते हैं तो वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और जब बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग जगहों से एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसे बैन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? अब ये देख रहे हैं आप, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। यहाँ ये देख रहे हैं कि सब आपस में सब जुड़ा हुआ है यहाँ पे। उसमें अगर आप देखते वो आप सोचेंगे कि उसी तरह तो है नेटवर्क की तरह, लेकिन नेटवर्क में यहाँ अलग अलग ओएस थे। यहाँ पर नेटवर्क का वो था और ये एक साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो सब एक साथ चाहे कहीं पर भी हो, पास हो या दूर हो, एक साथ जुड़े होते हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एडवांटेजेस, अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो पूरे नेटवर्क में फर्क नहीं पड़ता, सभी सिस्टम एक दूसरे से फ्री होते हैं और डिपेंडेंट नहीं होते। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। कि इसमें क्या होता है कि अगर जैसे सर्वर फेल हो गया उसमें, तो ऐसा इसमें नहीं है। अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो पूरे नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी सिस्टम एक दूसरे से फ्री होते हैं और डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ईमेल से डेटा एक्सचेंज की स्पीड बढ़ जाती है, रिसोर्सेज शेयर्ड होते हैं इसलिए काम बहुत फास्ट और बेस्ट होता है, डाटा लोड होने में बहुत कम समय लगता है, डाटा प्रोसेसिंग डिले कम करता है। जो आप देखते हैं कि आपने क्लिक कर दिया, आप इंतजार कर रहे हैं कि फाइल खुलेगी, तो वो जो डिले होता है वो इसमें कम होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर हैं ये काफ़ी उन्नत किस्म के प्रोसेसर हैं। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ये और ज़्यादा उससे बेहतर हैं, और इनका जो इस्तेमाल होता है, इनका आपका इंडस्ट्रियल में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, क्योंकि ये रियल टाइम पे सब कुछ बताते हैं। जैसे आपका मेडिकल इमेजिंग, या आप अमेरिका में बैठा जो है डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन कर लेता है रोबोट ऑपरेटिंग के थ्रू। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसमें किसी इनपुट के लिए प्रोसेस उसका रिस्पांस टाइम बहुत ही कम होता है। या यूं कहें तो इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करके हम किसी डाटा को इंटरनेट से लाइव देखते हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल करके लंदन में बैठा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमेरिका में किसी मरीज का ऑपरेशन कर लेता है, जिसके लिए वो रोबोटिक हाथों का इस्तेमाल करते हैं। ये इसी सिस्टम की वजह से मुमकिन हो सका। इसमें इनपुट करने के बाद आउटपुट होने के टाइम को रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वीपन सिस्टम, रोबोट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इत्यादि में करते हैं। और रियल टाइम जो सिस्टम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम और दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जिससे समय सीमा होती है, जिसमें एक टाइम फिक्स होता है, जितना टारगेट टाइम दिया जाता है वो उसी टाइम पे अपना टास्क पूरा कर लेता है। जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह इसी पर चलती हैं, इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल लाइफ सेव करने के लिए किया जाता है, जैसे पैरासूट्स, एयरबैग, मेडिकल ऑपरेशन। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के सिस्टम कितने स्ट्रांग होते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, इस तरह के सिस्टम में किसी तरह की समय सीमा नहीं होती, होते ये भी एक्यूरेट हैं, ये भी एक्यूरेट होते हैं और अपना जो टास्क है वो समय पर पूरा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उतने एक्यूरेट नहीं होते जितने कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम होते हैं।
ओके, तो ये सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होते हैं। अब सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि नाम से लग रहा है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में केवल एक ही यूजर कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। और जबकि मल्टी यूजर सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें एक समय में बहुत सारे यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में एक ही टास्क किया जा सकता है, जैसे पाम ओएस। जबकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। नाम से ही लग रहा है सिंगल टास्किंग, ये आप देख सकते हैं, सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग। यानी सिंगल टास्किंग में एक ही टास्क किया जा सकता है एक समय में, और इसमें बहुत सारे टास्क किए जा सकते हैं। इसको तो आप देखते ही हैं कि आजकल सभी, जैसे आपका एंड्रॉयड है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एप्पल है, मैक ओएस है, ये सभी आजकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिसमें आप एक वक्त में बहुत सारा काम कर सकते हैं। गाना सुन सकते हैं, गाना सुनने के साथ साथ टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वो देख रहे हैं आजकल तो फोन में भी स्प्लिट स्पीड आती है, स्प्लिट स्क्रीन आती है। आधी स्क्रीन में आप वीडियो देख लेते हैं और आधी स्क्रीन में आप व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है।